हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे इस वीडियो से और जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं 3 और 4 दिसंबर दोनों दिन के करंट अफेयर। कल वीडियो नहीं आया था, इस वजह से आज का जो वीडियो है ये थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि दोनों दिन के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे जो सवाल ये पूछा था, मेरा सवाल ये था कि ई कामरा प्रोजेक्ट जो है ये कौन से राज्य या फिर यूटी से एसोसिएटेड है। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। यह उड़ीसा से एसोसिएटेड है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा साल 2019 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। तब से यह प्रोजेक्ट कई बार न्यूज में आता रहता है। ई कामरा प्रोजेक्ट की खास बात है क्या, समझिए। दरअसल ई कामरा का मतलब क्या है? ई कामरा क्षेत्र इसको बोलते थे। आज की डेट में जिसे भुवनेश्वर बोलते हैं ना आप, उड़ीसा के अंदर है। तो भुवनेश्वर का पुराना नाम है ई कामरा क्षेत्र। इसी वजह से इसको ई कामरा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। अब ये दरअसल प्रोजेक्ट है क्या? भुवनेश्वर के अंदर जो लिंगराज मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण है यह 11वीं शताब्दी में किया गया था। और अब इस मंदिर को रेनोवेशन की जरूरत है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। तो इसके लिए उड़ीसा सरकार ने 280 करोड़ की धनराशि आवंटित करी थी। ये है ई कामरा प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत लिंगराज मंदिर को पूरे तरीके से रेनोवेट किया जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले भारत सरकार ने इस बात को भी आश्वस्त किया है कि अब देश में जितने भी नए मंदिर बनेंगे वो सब उड़ीसी आर्किटेक्चर मंदिरों पर ही आधारित होंगे, क्योंकि पूरे भारत भर में उड़ीसा के जो मंदिर हैं ये सबसे खूबसूरत इमारतें अपने आप में मानी जाती हैं। आई टू बिलीव कि इनसे खूबसूरत और इनसे ज्यादा तकनीकी फुल भी इमारतें नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरनाक का सूर्य मंदिर, जिसमें कई सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो कि आज तक भी सॉल्व नहीं हो पाई हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया है बायोटेक्नोलॉजी और एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी के तौर पर? एवीजीसी एक्सआर का मतलब क्या है? देखिए, इसका फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं ए फॉर एनिमेशन, वी फॉर विजुअल इफेक्ट, जी फॉर गेमिंग एंड सी फॉर कॉमिक। तो अल्टीमेटली ये है कर्नाटक सरकार, और कर्नाटक सरकार इसके तहत इस पॉलिसी के अंतर्गत ये चाहती है कि कर्नाटक के अंदर बायोटेक्नोलॉजी और जैसे कि वीडियो गेम्स हो गए, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए और विजुअल इफेक्ट्स हो गए, एनिमेशन हो गए, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस को समझें और इसको बढ़ावा देने के लिए इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। आने वाले समय में कर्नाटक के अंदर कई सारी ऐसी एनिमेशन कंपनीज भी होंगी दुनिया भर की जो कि इन्वेस्ट कर पाएंगी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री हैं सिद्धार्थ मैया, और यहाँ पे गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। यह कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा एक्सपोसैट नाम के एक एक्सरे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? दरअसल ये सैटेलाइट अभी पूरे तरीके से बनी नहीं है, लेकिन हाँ, इसका अनावरण कर दिया गया है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये है क्या। ये अपने आप में जो पर्टिकुलर आपको इक्विपमेंट दिख रहा है ये सैटेलाइट है। और ये सैटेलाइट की खास बात ये है कि इसमें दो पैनल है, मतलब दो पेलोड अपने साथ ये ले जा सकती है। ये जो आपको बीच में दिखाई दे रही है ये सैटेलाइट है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, ये ऊपर जाके ऐसे खुल जाएगा इधर की तरफ, और ये वाला हिस्सा इधर की तरफ खुल जाएगा। और ये दोनों सोलर पर आधारित ही पैनल्स होंगे और इन पर ही पेलोड जा सकेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक सिंगल सैटेलाइट और सिंगल पेलोड जाता था। ये एक ऐसी सैटेलाइट होगी जो कि अपने साथ दो पेलोड ले जा सकेगी। पेलोड होते क्या है? पेलोड ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से सैटेलाइट अपना काम कर पाती है। तो दो पेलोड का मतलब ये हो गया कि अभी तक जो दो सैटेलाइट से काम होता था वो ये सिंगल सैटेलाइट काम कर देगी। ये सैटेलाइट की खास बात ये होगी कि इसको लो ऑर्बिट पर ही रखा जाएगा, करीब 650 किलोमीटर ऊपर ही रखा जाएगा अर्थ के। और इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये ऑब्जर्वेशन का काम करेगी। ऑब्जर्वेशन तकनीक इसकी पिछली सैटेलाइट से काफ़ी बेहतर होगी। जैसे कि जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चाहे वहाँ पर कितनी भी बर्फ हो, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से ढूंढ लेगी। चाहे किसी भी क्षेत्र में धुआं हो या कोहरा हो, उसके बाद भी ये देखने में सक्षम होगी। तो ये सारी चीज़ें इसकी खूबियां दर्शाती हैं। और इसको बन के तैयार होने में अगले 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर है बैंगलोर, और इसरो के चेयरपर्सन है डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। वैसे इसरो की पहली सैटेलाइट कौन सी है? तो इसरो ने 1975 में अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी जिसका नाम रखा था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट।
अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस अंग्रेजी में बोले तो स्लेवरी को खत्म करने के लिए दिवस मनाया जाता है। कौन से दिन? ये दिवस हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है, दिसंबर के दूसरे दिन में। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में आज भी स्लेवरी के कई केसेस देखने को मिल जाते हैं। कई बार आप देखोगे कोई बच्चा अगर बिना माँ बाप के है तो लोग उसे थोड़े से पैसे के लालच में पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात उससे काम करा रहे हैं। इस तरीके की स्लेवरी सिस्टम खत्म होने चाहिए। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी समानता के अधिकार के अंतर्गत स्लेवरी को खत्म करने का प्रावधान रखा गया है। और अगर बात करी जाए फंडामेंटल राइट में, तो फंडामेंटल राइट में स्लेवरी को खत्म करने के लिए आर्टिकल 23 और 24 है। आर्टिकल 24 बताता है कि आप किसी भी बच्चे से जब तक वो 14 वर्ष का ना हो जाए तब तक आप उससे काम नहीं करा सकते हो। आईवीआईएस एक कंपनी है जो कि सब्सिडरी है मैगलेनिक क्लाउड की। ठीक है, इन्होंने भारत के कौन से बैंक के साथ पैक्ट साइन किया है और ये इस बैंक को ई सर्विलांस सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेंगे? माफी चाहता हूँ। जो आईवीआईएस कंपनी है ये दरअसल सीसीटीवी कैमरेज बनाने का काम करते हैं और इन्होंने अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के साथ पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट के अंतर्गत पूरे भारत भर में जितनी भी आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच है वहां पर अब ये अपने ई सर्विलांस सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। स्पेशली जो इनका टारगेट होंगे वो एटीएम्स होंगे और एटीएम के अलावा जो कैश काउंटर्स होते हैं वहां पर भी अपने कैमरे इंस्टॉल करेंगे। इन कैमरेज की खास बात ये होगी कि ये नॉर्मल कैमरेज की तरह नहीं, उसका प्रो लेवल तक जाके चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। जैसे कि इंसान बैंक के अगर अंदर है या एटीएम में है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन को भी ये डिटेक्ट कर लेगा। अगर कोई भी स्पूफ चीज होती है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए बैंक के अंदर, ऐसा ये कुछ भी ऑब्जर्व करेगा तो ये तुरंत बैंक के सिक्योरिटी रूम पर अपने आप में अलार्म देने लगेगा। तो ये सारी इसकी खास बात होंगी। आईसीआईसीआई बैंक 1994 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और आईसीआईसीआई के चेयरपर्सन है इस टाइम पे जीसी चतुर्वेदी। कौन है? जीसी चतुर्वेदी। इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। कैनरा बैंक काफी पुराना बैंक है जिसकी स्थापना 1906 में करी गई थी। हेडक्वार्टर बेंगलोर है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई। हेडक्वार्टर मुंबई है। और एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में करी गई। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। इनमें से ये कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा इंडियन नेवी के लिए 3 एंटी सबमरीन वॉरक्राफ्ट बनाए जाएंगे? तो अभी हाल ही में ये अनाउंसमेंट कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, या फिर आप ये बोल सकते हो भारत के रक्षा मंत्रालय ने कोचीन शिपयार्ड के साथ एक पैक्ट साइन किया है और कोचीन शिपयार्ड इंडियन नेवी के लिए 3 सबमरीन वॉरक्राफ्ट बनाकर देंगे। इनकी खास बात यह होगी कि ये पनडुब्बियों को पानी के अंदर ही अटैक करके और डुबोने में सक्षम होंगे अपने आप में। कयास ये लगा जा रहे हैं कि ये जो 3 वाटरक्राफ्ट होंगे इनके नाम कुछ इस प्रकार होंगे। एक का नाम आईएनएस मंगरौल होगा, मंगरौल। ठीक है। दूसरे का नाम आईएनएस मलवन होगा और तीसरे का नाम आईएनएस माहे होगा। आपको बता दूं, माहे पूरे भारत का सबसे छोटा जिला है जो कि पुडुचेरी में है। कोचीन शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो इस कंपनी की स्थापना 1972 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोची और इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस टाइम पे मधु एस नायर। कौन है? मधु एस नायर। एक किताब अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है और दरअसल ये किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल दर्शाती है। इस किताब में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर कार्य किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कई बार देखा होगा पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के अंदर कई सारी त्रासदी आई हैं, हिमाचल प्रदेश में कई बार लैंडस्लाइड हो चुके हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार ने किस तरीके से काम किया है ये किताब दर्शाती है। तो इसको लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। अभी हाल ही में एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा था। मैंने आपको 3 दिन पहले इस कॉन्फ्रेंस में बताया था। ये डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस है जिसका आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया जा रहा है। दुनिया भर के कई सारे डेलीगेट्स इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। तो उसी दौरान इस किताब को लॉन्च किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इस टाइम पर रेलवे के भी मंत्रालय को संभाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को भी संभाल रहे हैं। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अश्वनी वैष्णव है। इस टाइम पर ये मंत्री हैं। तो इन्होंने डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन कौन से शहर में किया है? तो ये नया शहर है
माफी चाहता हूँ, कफिंग हो रही है। मैंने आपको पहले भी हेल्थ के बारे में बताया है। तो ये जो शहर है ये है नोएडा। अब ये जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है ये कंपनी स्मार्ट फोन्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए, पूरे भारत भर में जितने भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर होते हैं उसका 60% अकेले उत्तर प्रदेश में होते हैं। अभी 4 साल पहले सैमसंग ने पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में लगाया था। उस टाइम पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ही इसका उद्घाटन किया था। तो अब डिक्सन टेक्नोलॉजी की भी ब्रांच नोएडा में खुल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कौन सा वर्ष है जिसके लिए कॉप 33 के समिट में, सॉरी, कॉप 28 के समिट में अभी प्रस्ताव रखा गया कि कॉप 33 समिट भारत को मिल जाए। देखिए, कहने का मतलब यह है कि अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया है कि दुबई में कॉप 28 की मीटिंग हो रही है, जिसका मेन मकसद है पर्यावरण। और टारगेट ये भी लिया गया है इसमें कि 2050 तक नेट एमिशन जीरो करना है। ठीक है, कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल जीरो कर देना है। तो ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर हिस्सा भी ले रहे थे। और पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के समक्ष ये बात रखी कि कॉप 33 की जो मीटिंग होगी उसकी मेजबानी भारत को मिलनी चाहिए। तो ये कब होगा? ये होगा साल 2028 में। तो अभी केवल प्रस्ताव रखा गया है। भारत को मेजबानी मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं मिलेगी तो भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बात और यहाँ पर कही कि साल 2030 तक भारत ये टारगेट लेकर चल रहा है कि जितना भी पॉल्यूशन है भारत में कार्बन उत्सर्जन की वजह से, उसको 45% तक हम घटा देंगे। फिलहाल जो कॉप 28 की जो मीटिंग थी, इसका जो इनॉग्रल मीटिंग था, इसमें सिर्फ 3 लोग ही मौजूद थे। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में केवल नरेंद्र मोदी थे, बाकी किसी देश के कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं थे। अब इनके अलावा जो प्रेसिडेंट सुल्तान अल जबेर हैं वहाँ के, ये मौजूद थे। और जो तीसरे पर्सन है ये यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट साइमन स्टील थे। ठीक है, तो टोटल ये 3 लोग थे उस टाइम पे बड़े नेताओं में। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में 2023 के वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप पोजीशन सिक्योर करी है? डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जो है ये दर्शाती है कि दुनिया भर में ये कौन से देश हैं जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज में बेहतर काम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग में उसके काम कर रहे हैं। तो इसमें अमेरिका एक बार फिर से नंबर 1 पे रहा है, टॉप किया है अमेरिका ने। सेकंड नंबर पे कौन सा देश रहा है? ये रहा है नीदरलैंड। और थर्ड नंबर पे सिंगापुर रहा है। अब अगर बात करी जाए कि भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है, तो भारत ने 49th रैंक सिक्योर करी है। इसमें टोटल 64 देश इस लिस्ट में शामिल किए गए, जिसमें भारत की 49वीं रैंक है। और एशिया पैसिफिक रीजन के 14 देश हैं जिसमें भारत की 12वीं रैंक है। दरअसल अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत ने बहुत बेहतर काम किए हुए हैं। लेकिन अगर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में बात करें, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो इसमें भारत काफी अच्छा नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से रैंकिंग थोड़ी सी नीचे रह गई है। ये कौन सा देश है जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के लिए री इलेक्ट हो गया है एक बार? तो एक बार फिर से री इलेक्ट किया गया है भारत को। और इस बार की जो इंटरनेशनल मैरीटाइम की जो बैठक है उसमें ही, मतलब इस बार जो मीटिंग हो रही है ये आईएमओ की 33वीं मीटिंग हो रही है। और ये लंदन में हो रही है। 27 नवंबर से शुरू हो गई थी और ये 6 दिसंबर तक चलेगी। तो वहीं पर एक बार फिर से भारत को चुन लिया गया है काउंसिल के सदस्य के रूप में। ये दर्शाता है कि मैरीटाइम के क्षेत्र में भारत ने पहले से कहीं ज्यादा बेहतर काम किया है और सुधार किया हुआ है। आईएमओ की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लंदन। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं इस टाइम पे किटैक लिम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, किटैक लिम। भारत की कैपिटल आपको बताइए नई दिल्ली, जापान की कैपिटल टोक्यो, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया और जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ये दिवस भी 2 दिसंबर को ही मनाया गया। 2 दिसंबर के दिन काफी सारे दिवस मनाए जाते हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि पॉल्यूशन को लगातार कंट्रोल करते जाना है, नई नई तकनीकों का यूज करते जाना है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो मरीन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो लैंड पॉल्यूशन हो। हर जगह पर हर क्षेत्र में कार्य करना होगा, तब जाकर बात बनेगी। ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा जल इतिहास उत्सव नई दिल्ली में मनाया जा रहा है? तो दिल्ली में यह है जल शक्ति मंत्रालय, जो कि इस बार जल इतिहास उत्सव मना रहा है।
और इसको मनाया जा रहा है दिल्ली के मेहरौली में। कहाँ पर? दिल्ली के मेहरौली में, जहाँ पर जहाज महल और शमसी तालाब स्थित है, उसी के जस्ट बराबर में इसको मनाया जा रहा है। जल इतिहास उत्सव के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि अभी तक पीने के पानी के लिए जो भारत सरकार काम कर रही है, उसको और एक नए मानक पर ले जाना होगा। इससे पहले भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जो कि गंगा को साफ करने से शुरू हुआ था, और आज की डेट में ये प्रोजेक्ट भारत भर की सभी नदियों को कवर करता है, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि हर एक घर के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए और साथ में स्वच्छ पानी भी पहुंचना चाहिए। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, मतलब 4 दिसंबर के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से देश के सेंट्रल बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है? और ये जो पैक्ट है, ये सीसीआईएल को लेकर पैक्ट साइन हुआ है। सीसीआईएल का मतलब होता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये है लंदन का बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो इनके साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैक्ट साइन किया है। अब इस पैक्ट का मेन उद्देश्य ये है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आरबीआई के समक्ष ये चीज जाहिर करी कि ये समझना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश और वहां की अर्थव्यवस्था को वहां का सेंट्रल बैंक कैसे संभाल रहा है। तो ये सारी चीजों में जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करी जाएंगी, जिससे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को फायदा मिलेगा। और ये अपने आप में काबिले तारीफ वाली बात है, जिस तरीके से दुनिया भर में आरबीआई की आज बात होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग टास्क एक्सेप्ट भी करता है हर दिन, और उसे प्रोसीड भी कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, कुछ टाइम पहले इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का भी टाइटल दिया गया है 2023 के शुरुआत में। तो ये भी ना आप भूलें, जो कि आरबीआई की कैपेबिलिटी को दर्शाता है। ये दूसरी बार है जब आरबीआई की मदद किसी देश का सेंट्रल बैंक ले रहा है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो बैंक ऑफ इंग्लैंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सीखेंगे कि बैंकिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में करी गई थी। तब एक प्राइवेट संस्थान ये हुआ करता था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की अगर बात करें तो ये तो बहुत ही पुराना है। 1694 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है लंदन। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? यह दिवस कल के दिन मनाया गया, 3 दिसंबर को। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में जो भी देश हैं और हर देश में जो विकलांग व्यक्ति हैं उन तक उनके वेलनेस की सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए, और हर सरकार को डेवलपमेंट गोल बनाने चाहिए उनके लिए। और जिन योजनाओं का फायदा मिले, चाहे सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, हर जगह पर डिसेबल्स को कहीं ना कहीं वेल प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं व्यक्ति, इनका नाम है चार्ली मुंगर। अभी 99 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये एक कंपनी में काम करते थे जिस कंपनी का नाम है berkshire हैथवे। यह दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है। तो चार्ली मुंगर जो है, ये इस कंपनी में कौन सी पोस्ट सर्व कर चुके थे? ये इसमें वाइस चेयरपर्सन की पोस्ट सर्व कर चुके थे। और berkshire हैथवे इस कंपनी के जो सीईओ हैं, इनका नाम है वारेन बफेट। कई बार ये न्यूज़ में रहते हैं, वारेन बफेट। तो इन्होंने इनके निधन पर शोक जताया और इन्होंने खुल के ये बात मीडिया में कही कि चार्ली मुंगर अगर ना होते तो आज berkshire हैथवे इतनी बड़ी कंपनी कभी ना बन पाती। इस कंपनी की स्थापना 1839 में करी गई थी। काफी पुरानी कंपनी है। हु इज सेट टू रिसीव द जिमी जॉर्ज अवार्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस? कहने का मतलब यह है कि ये कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको जिमी जॉर्ज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये हैं मुरली श्रीशंकर, और ये लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं। लॉन्ग जंप में कई सारे माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं। इसके पहले आपको बता दूं, मुरली श्रीशंकर जो हैं, ये एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ दोनों में सिल्वर जीत चुके हैं। और इनको केरल के बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का भी अवार्ड मिला हुआ है, श्रीशंकर को। और अब इन्हें जिमी जॉर्ज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कब यह अवार्ड इनको दिया जाएगा? 22 दिसंबर को ये अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो ये ब्रिटेन में भी 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सिल्वर ला चुके हैं। और ये जो प्राइज दिया जाता है जिमी जॉर्ज अवार्ड, इसके साथ 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। दुनिया भर में कंप्यूटर के बिना आज की डेट में तो जैसे कुछ है ही नहीं। तो कंप्यूटर की साक्षरता को प्रमोट करने के लिए दिवस मनाया जाता है, और यह दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। और पहली बार ये डे साल 2001 में मनाया गया था,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये कौन है जिनको हिंदुस्तान यूनिलीवर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं तरुण बजाज। तरुण बजाज एक सीनियर आईएएस अधिकारी के तौर पर कार्यरत रह चुके हैं और ये पिछले साल ही रिटायर हुए हैं, 2022 में रिटायर हुए हैं। और जब ये रिटायर हुए तो ये रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत थे भारत सरकार में। तो अब तरुण बजाज को हिंदुस्तान यूनिलीवर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पदभार दिया गया है और ये अपना पदभार 1 दिसंबर से संभाल भी चुके हैं। ये हरियाणा कैडर के अधिकारी थे, 1988 बैच के। और हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1933 में करी गई है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं रोहित जावा। क्या नाम है? रोहित जावा। जीएसटी कलेक्शन नवंबर का महीना निकल गया है तो जाहिर सी बात है भारत सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं। तो इस बार जो नवंबर में जीएसटी कलेक्शन हुआ है ये 1.68 लाख करोड़ का हुआ है। तो पिछले माह से अगर देखा जाए तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है? पिछले माह से इंक्रीमेंट है 15% का। तो कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार ने नवंबर के महीने में अक्टूबर के कंपैरिजन में 15% ज़्यादा जीएसटी कवर किया है, रिकवर किया है। और जीएसटी साल 2017 में 1 जुलाई के दिन भारत में लॉन्च किया गया था। जीएसटी की खास बात यह है कि इसमें 5 स्लैब होती हैं मुख्य। एक तो 0% स्लैब, दूसरी 5% स्लैब, तीसरी 12% स्लैब, चौथी 18% और पांचवी और आखिरी लग्जरी स्लैब जो कि 28% की होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी के लिए आर्टिकल 279A में प्रावधान है और ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है, इस अमाउंट में अगर बात करी जाए तो जो CGST का कलेक्शन है ये करीब 30,000 करोड़ का है और जो SGST का कलेक्शन है ये 38,000 करोड़ का हुआ है और IGST का जो कलेक्शन है ये 87,000 करोड़ का हुआ है। बाकी सेस जो कलेक्ट किया गया है ये 12,000 करोड़ करीब करीब किया गया है। CGST जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, SGST जो कि स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है, IGST जिसको इंटर स्टेट जीएसटी बोला जाता है और सेस आपको पता है कैसा टैक्स है? सेस का मतलब ये होता है कि जब किसी सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो मान लीजिए अगर किसी सरकार को घाटा हुआ है किसी चीज को लेकर तो उस घाटे को भरने के लिए सरकार फैसला करती है कि हम किसी प्रोडक्ट पर इतने से इतने टाइम के लिए इतना टैक्स बढ़ा देंगे और वो टैक्स केवल उतने टाइम के लिए ही बढ़ा रहेगा। उसके बाद उस तारीख के बाद वो टैक्स वापस से उसी रेट पर कर दिया जाएगा। तो इसको बुलाया जाता है सेस। एग्जाम्पल के तौर पर जब कोविड लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे दिल्ली सरकार को या सारी सरकारों को घाटा ही हुआ था, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में जब कोविड लॉकडाउन हटा तब दिल्ली सरकार ने बोला कि जितना भी लिकर है, मतलब जितनी भी शराब बिक रही है, तो शराब में हम सेस लगाएंगे। और इन्होंने कहा हम कितना सेस लगा रहे हैं? 80% सेस लगा रहे हैं। मतलब जो 100 रुपए की बोतल है अब वो 180 रुपए की मिलेगी। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा ये मैं अगले 1 साल के लिए कर रहा हूं। लेकिन दिल्ली की जनता ने इतना लिखकर खरीदा कि अगले 2 महीने के बाद ही केजरीवाल सरकार ने सेस हटा लिया। इन्होंने कहा हमारा जो घाटा था जिसको हम सोच के चल रहे थे 1 साल में भरेगा, वो घाटा केवल 2 महीने में ही भर गया। तो सेस एक ऐसा टैक्स होता है जो कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए घाटे को भरने के लिए लगाया जाता है। फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 की जारी करी गई है। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है ऐसे लोग फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाते हैं जो कि दूसरों की मदद करने के लिए डोनेट करते हैं या कार्य करते हैं, उन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। जैसे रतन टाटा जी जो हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट तो ही हैं, साथ में फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, ये इतना दान भी करते हैं। एससीएल के जो चेयरपर्सन है शिव नाडर ये भी फिलैंथ्रोपिस्ट है। अजीम प्रेम जी, ये सब फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। तो इस बार फोर्ब्स एशिया हीरो ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट में नंदन नीलकनी और निखिल कामत, इन दोनों को ही जगह मिली है। और तीसरे एक और व्यक्ति हैं, ये हैं केपी सिंह। कौन है? केपी सिंह डीएलएफ लिमिटेड के चेयरपर्सन है। ठीक है, तो इन तीनों भारतीयों का नाम इस बार फिलैंथ्रोपी लिस्ट में है। बाकी अगर बात करें निखिल कामत की, तो एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसका नाम है जीरोधा। जीरोधा, अगर आप में से जो लोग भी शेयर मार्केट में शेयर खरीदते बेचते होंगे उनको पता होगा जीरोधा के बारे में। और क्रिप्टो करेंसी पर भी ये ट्रेड करते हैं। और जो नंदन नीलकनी साहब हैं ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। इन्फोसिस आप सभी जानते हो भारत क्या एशिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से हमेशा टॉप 3 में रहती है। और केपी सिंह डीएलएफ के चेयरपर्सन। हु विल कन्फर द नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन इन नई दिल्ली?
भारत के ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने किसी ना किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको राष्ट्रीय सम्मान या राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। और ये जो मानक हैं, ये मानक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर रखे गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हो उन्होंने, और चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में किया हो, चाहे खेल में किया हो, इस तरीके के हर एक दिव्यांगजन की एक लिस्ट प्रॉपर बनाई जाएगी और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा नेशनल बेस्ट टूरिज्म विलेज और नेशनल बेस्ट रूरल होमस्टे कंपटीशन 2024 का लॉन्च किया गया है? तो यह है पर्यटन मंत्रालय। अब देखिए है क्या, पहले तो आपको बता दूं इस कंपटीशन का अनाउंसमेंट सितंबर के महीने में ही कर दिया गया था, और अब इस कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो भी ओपन हो गए हैं। भारत भर के ऐसे गांव जिन्हें लगता है कि जिन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है, वो इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। जो विंडोज खुली हुई हैं, ये 15 नवंबर से खुली हुई हैं, और ये 31 दिसंबर तक आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। उसके बाद जनवरी से फरवरी के महीने में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ऐसे गांव जिन्होंने बेहतर कार्य किया है पर्यटन के क्षेत्र में, उनको सम्मानित किया जाएगा। ये जो प्रतियोगिता है, ये पिछले साल भी हुई थी। 2023 में आपको बता दूं टोटल पूरे भारत के 35 गांवों को सम्मानित किया गया था, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज कैटेगरी में। ये कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग लॉन्च करी जा रही है स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स के लिए? तो ये है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी का कहना है कि ऐसे आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स जो कि रिटायर हो गए हैं, उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा दी जाएगी, ताकि उनके लिए आगे जीवन यापन के कई चांसेस खुल सकें। इसके अलावा ये पायलट प्रशिक्षण भी देंगे और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को भी समझने के जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग देंगे। तो आईआईटी गुवाहाटी एक तरीके से आप बोल सकते हो आर्म्ड फोर्सेस के जो रिटायर्ड पर्सन होंगे उनके लिए जॉब के नए रास्ते खोलेंगे। पूरे देश भर का 10,000वां जन औषधि केंद्र अभी एम्स में देवघर में खोला गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। जन औषधि केंद्र आपको बता दूं, भारत में ऐसे केंद्र ये होते हैं जो कि गली मोहल्लों में खोले गए हैं, इस उम्मीद के तहत कि भारत का जो गरीब वर्ग है उसको सस्ती दवाएं मिले। ये जो जन औषधि केंद्र है, इनकी खास बात यह है कि बाजार में जो दवा आपको 100 रुपए की मिल रही है, वो दवा इन औषधि केंद्रों में केवल 20 से लेकर 30 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन्स के लिए हैं। तो ऐसा 10,000वां जन औषधि केंद्र एम्स देवघर में खोला गया। देवघर कहाँ है? यह है झारखंड में। कुछ टाइम पहले ही इस एम्स का उद्घाटन किया गया था। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। अलाउद्दीन खान, योगराज उपाध्याय, केशव शिरोमणि या फिर सरोज खान। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वरुण अवस्थी 07, ये मेरी इंस्टा की आईडी है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में अगर आप 2024 के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कैलेंडर लॉन्च हो चुका है, चाहे वो राज्य का, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% सिलेक्शन की जीएस के लिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप फाउंडेशन बैच अवेल करते हैं तो आप 70% तक बहुत आराम से कवर कर जाएंगे। इसके आगे का जो 30% है वो आपके करंट अफेयर पर डिपेंड करेगा। तो आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। स्टैटिक जीके का बैच भी मेरा आप अवेल कर सकते हैं। केवल हिस्ट्री, केवल पॉलिटी, इस तरीके के रिकॉर्डेड बैचेस भी आप अवेल कर सकते हैं मेरे। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।